जैसे दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए मोलर चालकता पर तन्यता का क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य है और उनमें मोलर चालकता पर तन्यता का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि हम इसमें देखें तो क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ ये देखो, ये कहता है कि दुर्बल जो वैद्युत अपघट्य है, ये देखो दुर्बल वैद्युत अपघट्य का आयनन कम होता है। एक जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य है उनका आयनन क्या होगा, कम होगा। दुर्बल वैद्युत अपघट्य मैंने कल भी बताया था आपको एक एग्जाम्पल के रूप में, वो बताया था CH3COOH, ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य है ना। और इसकी मोलर चालकता का मान प्रबल वैद्युत अपघट्य अपेक्षा कम होता है। जो प्रबल वैद्युत अपघट्य की अपेक्षा इसका मान क्या होगा, मोलर चालकता का मान कम होगा, ठीक है ना। तनुता के साथ मोलर चालकता में अधिक परिवर्तन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो तनुता के साथ क्या होगा, काफी परिवर्तन देखने को मिलता है। इसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, तो ये देखो, ये है अनंत तनुता पर, यानी कि तनुता क्या होगी, अनंत होगी। यानी कि मैंने कल भी बताया था आपको कि जब हमारे पास क्या होगा, तनुता मान लीजिए दो क्या है, दो कण जो है चीनी के हैं, है ना। तो वो क्या माने जाएगी, वो उस पानी में 1 लीटर पानी में है, दो कण है, तो इसका मतलब वो नगण्य के रूप में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, सी इज, ये है बेटा अनंत तनुता, कंसंट्रेशन क्या है, 0 तक है ना। विद्युत जो अपघट्य होते हैं पूर्णतः वियोजित हो जाता है। यदि इसमें देखोगे जब अनंत तनुता होगी तो जो हमारे पास विद्युत अपघट्य पदार्थ होंगे वो पूर्णतः क्या हो जाएंगे, वियोजित हो जाते हैं। परंतु इतनी कम सांद्रता पर विलयन की चालकता इतनी कम हो जाती है कि वास्तविक मान सही नहीं मापा जा सकता है। जो वास्तविक मान होंगे वो सही नहीं मापे जा सकते हैं इसमें, ठीक है ना। ये क्या नहीं किया जा सकता, इसमें सही नहीं मापा जा सकता। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए यानी कि लैम्डा एम मोलर चालकता है ना, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास कोलराउस का नियम है, ठीक है ना। एक सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर बनता है आपके पास कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य के अनंत तन्यता पर मोलर चालकता का मान किसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, तो वो है हमारे पास कोलराउस का नियम, ठीक है ना। और इस नियम का उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, देखो ये कहता है अनंत तन्यता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्य के धनायन और ऋणायन की मोलर चालकताओं जो मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। जो उनकी क्या होगी, आयनिक मोलर चालकता होगी उसके योग के बराबर होगा, ठीक है ना। और ये है बेटा, यदि हम इसको देखेंगे तो इसी को आपको कोलराउस के नियम के रूप में लिखना, चाहे आप स्क्रीनशॉट खींच लो, है ना। लैम्डा इन्फिनिटिव है ना, और या 0 भी कर सकते हैं। m इज इक्वल टू लैम्डा प्लस नोट ये आ जाएगा और प्लस क्या आएगा, माइनस, ये वैल्यू आनी चाहिए। तो किसी भी मॉलिक्यूल के लिए हम निकाल सकते हैं अनंत तन्यता पर, है ना, उसकी आयनन की मात्रा निकाली जा सकती है। यदि हम थोड़ा सा और आगे चले तो देखो यहाँ पर क्या है, जहां पर क्या है लैम्डा जो 0 है वो क्या है, देखो अनंत तन्यता पर धनायन की संख्या है और अनंत तन्यता पर ऋणायन, देखो धनायन एवं ऋणायनों की अनंत तन्यता पर मोलर आयनिक चालकता का मान है ना। और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें ही क्या कहा जाता है, सीमांत मोलर चालकता भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कभी कभी पूछ लेता है कि सीमांत मोलर चालकता क्या है, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि अनंत तनुता पर मोलर आयनिक चालकता को ही हम क्या कहते हैं, सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। इस प्रकार से हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। और देखो यदि माना कहता है यदि विद्युत अपघट्य के धनायन और ऋणायनों की संख्या 1 से अधिक होती है तो वैसे कंडीशन में क्या लिखेंगे, इस प्रकार से आएगा। जो V प्लस लिखा है ना बेटा, यहाँ पर ये संख्या लिखी हुई, V माइनस क्या है, ये संख्या लिखी है ना। अभी करवाते हैं एक दो एग्जाम्पल। तो देखो ये संख्या है ऋणायन और ऋणायनों की संख्या है जो वियोजन उस विद्युत अपघट्य के वियोजन से प्राप्त होती है।
अब देखो जैसे माना हमारे पास NaCl का, ठीक है ना, तो मान लीजिए हमारे पास लैम्डा नोट और M NaCl है, इसको M भी लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर M NaCl है, तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें संख्या क्या है, एक Na है और एक Cl है, तो हम इसको सिंपल लिख सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा, ठीक है ना, Na पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव, जैसे मैंने कल बताया था। ये कोलराउस का नियम के अनुसार है बेटा। दूसरा एग्जांपल देखेंगे KNO3 का, तो KNO3 में क्या निकालेंगे, देखो लैम्डा नोट KNO3, ये सारे के सारे क्या है, दुर्बल सॉरी वैद्युत अपघट्य पदार्थ है ना, KNO3, और इसको M के रूप में ले सकते हैं, मोलर चालकता है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, लैम्डा नोट K पॉजिटिव और प्लस लैम्डा NO3 नेगेटिव, इस पूरे पे नेगेटिव चार्ज है। और भी तत्व है देखो, जैसे MgCl2, ये MgCl2 का क्या होगा, कोई बताएगा MgCl2 का? MgCl2 के बारे में बताओ। सर Mg प्लस और Cl2 माइनस। बिल्कुल राइट है ना। यहाँ पर क्या आएगा, ये हमारे पास लैम्डा होगा, नोट होगा, और यहाँ पर हम लेंगे इसकी जगह मोलर चालकता MgCl2, है ना। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ Cl की दो संख्या है ना, तो यहाँ पर लैम्डा नोट और Mg पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा, और प्लस क्या होगा, लैम्डा नोट और क्या होगा, Cl नेगेटिव। लेकिन इसमें संख्या क्या है, दो है। तो देखो इस टाइप से हम क्या करेंगे, उस संख्या को दो यहाँ पर लिख लेंगे, ये देखो दो आए कि नहीं आए, देखो ये दो संख्या यहाँ लिखी हुई है, क्लियर, लैम्डा Cl, ये जो संख्याएं होंगी, ये जो नंबर ऑफ आयंस होंगे वो यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यदि देखें, देखो यहाँ पर भी आ सकते हैं आयन में, देखो यहाँ पर क्या है बेटा, देखो इसको बताओ तो कितना होना चाहिए, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो क्या होना चाहिए, बताओ जल्दी से, ये किस प्रकार से आएगा, ये कोल सर लॉस का 2। नहीं। हाँ बोलो, कि जैसे हमें इसका गुण निकालना हो तो क्या लिखेंगे, सर लैम्डा 0 हाँ लैम्डा 0 M, और यहाँ जी पर आएगा ट्वेल्व Al2SO4 की होल थ्राइस, ऐसे तो आएगा, है ना। इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, लैम्डा 0, लैम्डा इज इक्वल हाँ 12 पॉजिटिव। Al, हाँ बोलो, 2 पॉजिटिव, सर ये 12 पॉजिटिव आगे 2 आएगा सर। इसमें 2 यहाँ आगे लगाएंगे और इसमें एक पॉजिटिव लगाएंगे, एक तो नहीं होना चाहिए बेटा, इसमें 3 पॉजिटिव होंगे, बताएंगे हम कैसे होगा, है ना। और फिर उसके बाद क्या आएगा, लैम्डा, इससे 3 हो जाएगा लैम्डा नोट 3, 3 क्योंकि 3 एस सल्फेट आयन है, और SO3 नेगेटिव चार्ज, और इसमें 2 नेगेटिव चार्ज है ना। देखो इसमें इस टाइप से है, देखो यहाँ पर 3 पॉजिटिव, क्यों 3 पॉजिटिव कहाँ से है, और ये देखो 2, ध्यान रखना सल्फेट आयन होता है बेटा, इसमें दो नेगेटिव चार्ज होता है, SO3 2 नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये 3 मॉलिक्यूल है, 3 दोनों 6 नेगेटिव चार्ज होंगे। तो यहाँ पर देखो 2 ये है, तो इसमें 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव गुणा गया 2 बराबर 6 पॉजिटिव चार्ज, देखो 6 नेगेटिव 6 पॉजिटिव, तब जाकर बराबर होता है। तो ये मॉलिक्यूल लिखने का तरीका भी होता है ना। इसमें Al पे क्या होगा, 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, एल्युमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस टाइप से हम उनको लिख सकते हैं, क्लियर, इतनी बात क्लियर हुई बेटा, ये हो जी गया। सर। हाँ नेक्स्ट यदि हम देखेंगे, इस कोलराउस नियम का जो अनुप्रयोग है, कहाँ कहाँ पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं, तो यहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं। पहला, दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है, जैसे अब तक हमने देखा होगा बहुत सारे वैद्युत अपघट्य पदार्थ देखे, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा और आयनन स्थिरांक ज्ञात करने में, एक तो आयनन की मात्रा और एक आयनन स्थिरांक ज्ञात करने में किया जाता है, ठीक है, दो जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ज्ञात करने में, यदि हमारे पास अनंत तन्यता है तो ऐसी दशा में हम मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना, उनको ज्ञात करने में किया जा सकता है।
नेक्स्ट है बेटा इसमें जो अल्प विलेय लवण है उनकी विलेयता ज्ञात करने में किया जाता है, उनकी विलेयता को ज्ञात करने में किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें जल के आयनिक गुणनफल की गणना करने में, जो जल होता है जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात करने में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये 4-5 उपयोग हैं इसके। ठीक है ना, अनुप्रयोग है जहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। हो गया। और भी है बेटा देखो, जैसे अनंत तन्यता पर है, जैसे ये देखो कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। ये कहता है दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की आयनन की मात्रा या आयनन स्थिरांक ज्ञात करने में। तो किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है? देखो ये आयनन हुआ इसमें, मानो दुर्बल वैद्युत अपघट्य हमारे पास क्या है, CH3H है। ये यदि हम इसका आयनन करेंगे तो क्या बना देगा, नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो देखो प्रारंभिक मात्रा जैसे मान लीजिए इसकी 1 मोल है, ठीक है ना, आयनन की मात्रा 0 होगी। कुछ समय पश्चात क्या होगा, साम्य पर क्या होगा, यहाँ से 1 माइनस अल्फा इधर चले जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या होता है, अल्फा यहाँ बनेगा, अल्फा यहाँ बचेगा, कुछ मात्रा यहाँ, अल्फा का मतलब यहाँ पर कुछ ग्राम यहाँ हो गए, कुछ ग्राम यहाँ हो गए, है ना। अब देखो सांद्रता मोल पर लीटर में लेंगे, तो मोल पर लीटर में लेंगे तो इसमें सांद्रता का गुणा कर देंगे 1 माइनस अल्फा, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, सी अल्फा, कुछ सांद्रता यहाँ आ जाएगी। ठीक है ना, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार फिर हम इसका आयनन ज्ञात कर सकते हैं, है ना। किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, ये हमारे पास आ गया, है ना। एक मिनट है, इस टाइप से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास क्या होगा, आयनन ज्ञात करने का एक तरीका है, किस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम उसके मान ज्ञात किया जा सकता है। एक मिनट है, ये है आयनन के मान ज्ञात करने के लिए, है ना। इस प्रकार से हम आयनन का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अलग अलग मेथड है इसके ज्ञात करने के। तो आयनन समझ में आए, किस प्रकार से आयनन की मात्रा हम ज्ञात कर सकते हैं इसे। इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है ना। अनंत अनंतता पर यदि हम उसका मान ज्ञात करना चाहेंगे तो ये आ जाएगा। तो कोलराउस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, एक तो उसके अनुप्रयोग याद रखने आपको, ठीक है ना, क्या क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं, और दूसरा हमें क्या याद रखना है, उसका नियम क्या है, ठीक है ना, कोलराउस का नियम क्या है। तो ये दोनों चीजें याद रखने आपको, ठीक है। इसके बाद यदि थोड़े से और आगे चले तो ये पहला ये है जैसे हमने दुर्बल आयनन ज्ञात करने के लिए मेथड था, ठीक है ना। दूसरा है देखो दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता ज्ञात करना। जैसे कह रहा है कि माइनस CH3CO, CH3 है बेटा पर, है ना, CH3COH की मोलर चालकता ज्ञात करनी हो तो उस दशा में भी हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद है अल्प विलेय लवणों की विलेयता ज्ञात करने में, जो अल्प विलेय है उनकी लवणों की विलेयता ज्ञात करने में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अल्प विलेय लवण कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, AgCl है, तो ये अल्प विलेय है, AgCl हो गया, इनकी AgBr हो गया, ठीक है ना, AgI हो गया, सिल्वर आयोडाइड, ये अल्प विलेय होते हैं, है ना। और लेड सल्फेट हो गया, PbSO4 हो गया, है ना, BaSO4 हो गया, ये सब के सब क्या है, अल्प विलेय है, BaSO4, है ना। इनकी विलेयता बहुत कम होती है। तो अनंत तन्यता पर हम क्या कर सकते हैं, इनके मान भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इसमें जल की आयनिक गुणनफल, जो जल की जो आयनिक गुणनफल है उसको भी हम इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो जल का आयनिक गुणनफल किस प्रकार से हो सकता है, जैसे माना हमारे पास H2O है, तो H2O का यदि हम देखेंगे इसका आयनन कैसे होता है, यदि हम इसका आयनन देखेंगे तो H प्लस और OH नेगेटिव के रूप में, ठीक है। इसको थोड़ा भूल जाना बेटा क्योंकि कंप्लीट नहीं कर पाया था, ठीक है। यहाँ पर ये आ जाएगा, ये आयनन हुआ। यदि हम इस पर द्रव्यानुपाती क्रिया नियम लगाते हैं, कौन सा नियम लगाते हैं, द्रव्य, ठीक है ना, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम क्या कहता है, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम यदि आपको पता होगा
तो किस प्रकार से आ सकता है, यदि इससे हम निकालते के की वैल्यू कैसे निकलती, तो हमें से ध्यान रखना के इज इक्वल टू क्या होता है, जो उत्पाद होते हैं उनकी सक्रिय मात्राओं का गुणनफल होता है। तो उत्पाद की सक्रिय मात्राएं क्या होगी, H पॉजिटिव, ये देखो H पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाई OH नेगेटिव, और ये सक्रिय मात्रा के लगाया जाता है थोड़ा कोष्टक, है ना। और इसके बटे में क्या आएगा, जो हमारे पास अभिकारक है, अभिकारक की सक्रिय मात्राओं का गुणनफल का भाग देते हैं, तो इसमें एक ही है H2O है, इस प्रकार से। तो ये क्या आ गया इसका द्रव्य अनुपाती नियम में क्या आ गया, उसका साम्य स्थिरांक हम निकाल सकते हैं, के निकाल सकते हैं। तो जब के की वैल्यू इस प्रकार से आ सकती है ना। तो पानी के लिए यदि देखेंगे, देखो H2O का जो है अत्यधिक बहुत कम मात्रा में क्या होता है, आयनन होता है ना। और जल की सांद्रता क्या मानी जाती है, स्थिर मानी जाती है। तो जल की सांद्रता को यदि हम स्थिर माने, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, के H2O क्या आएगा, यदि हम के H2O का निकालना चाहेंगे तो ये बराबर आएगा, क्योंकि इसकी ये सक्रिय मात्रा स्थिर है, तो हमारे पास आएगा H पॉजिटिव, जो इसकी H प्लस आयन के होंगे सक्रिय मात्रा, और गुणनफल क्या आएगा, OH नेगेटिव आएगा सक्रिय मात्रा। तो यानी कि हमारे पास के डब्ल्यू के लिए क्या आएगा, यदि हम जल का आयन गुणनफल देखेंगे, आयनिक गुणनफल के वाटर, ये क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव, और इसकी सक्रिय मात्रा गुणनफल OH नेगेटिव की सक्रिय मात्रा है। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आ सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इसको निकालने में मदद करेगा। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, तो उसके बाद देख लेंगे इनको, है ना। न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं इससे। नेक्स्ट है बेटा, इसके बाद आगे यदि हम अगला टॉपिक चलते हैं, अगला टॉपिक क्या होगा इसका, ये तो था कोलराउस का नियम, ठीक है, कोलराउस के नियम। उसके बाद चलते हैं और आगे, ये है वैद्युत अपघटनी सेल। इसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट है वैद्युत अपघटनी सेल। तो वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में अब हम पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वैद्युत अपघटनी सेल, ठीक है ना, वैद्युत अपघटनी सेल। तो वैद्युत अपघटनी सेल में क्या हो सकता है, उसके बाद बैटरियां हैं, ईंधन सेल और संचारण है। तो देखो, अब यदि हम इसमें देखें बेटा, तो पहला यदि हम देखेंगे वैद्युत अपघटनी सेल होता क्या है, क्या होता है वैद्युत अपघटनी सेल, कोई बता सकता है। जैसे हमने गैल्वेनिक सेल को जाना था, वैसे वैद्युत अपघटनी सेल है, क्या है वैद्युत अपघटनी सर सेल। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बिल्कुल, बहुत सिंपल है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे तो ऐसे सेल जिनकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं, ठीक है ना। एक ही लाइन में यहाँ पर, ठीक है ना, बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे सेल क्या होंगे जिनकी सहायता से हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। अब उसमें क्या किस प्रकार की चीजें हैं, इसमें इलेक्ट्रोड चिन्ह देखो, गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में एनोड और कैथोड के चिन्ह परस्पर विपरीत होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, एक लाइन है, एनोड और कैथोड के चिन्ह क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। यदि हम यहाँ पर देखेंगे गैल्वेनिक सेल में क्या था, यहाँ एनोड इस तरफ होता था, और इस पर कौन सा चार्ज होता था, धन विभव होता था, है ना, धनात्मक विभव होता है। जैसे मैंने बताया था, लोन से हम पहचानते थे, है ना, लेफ्ट में होगा ऑक्सीडेशन होगा, है ना, या एनोड होगा, और इसमें नेगेटिव विभव, सॉरी मैं धनात्मक, ऋणात्मक विभव उत्पन्न होगा, ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ा विपरीत होने वाला है। और देखो, अब विद्युत अपघटनी देखो, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया, यदि हम विद्युत अपघटन की प्रक्रिया को देखेंगे, तो ये इसमें क्या होगा, विद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया है, वो कहता है कि विद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया होगी किस प्रकार से होगी। विद्युत अपघटन जो कुचालक होंगे, पहले ये समझा देते बेटा क्या क्या चीजें हैं, है ना। एक तरफ हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास विद्युत अपघटनी सेल है, पहले लिख लेते हैं विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटनी सेल, और एक तरफ ले लेते हैं गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक, है ना, मैंने गैल्वेनिक ले लिया, ये दो तरफ ले लें, है ना। तो यहां पर ये देखोगे जो चिन्ह होंगे,
जो विद्युत अपघटनीय सेल में होगा ये पॉजिटिव होगा। किस पर? एनोड पर। और कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर जो चिन्ह होगा वो नेगेटिव होगा। जबकि यहां पर क्या था, गैल्वेनिक सेल में एनोड पर क्या था? एनोड पर नेगेटिव होता था। और इसमें क्या होता था? इसमें जो कैथोड होगा उस पर पॉजिटिव चिन्ह होगा। भाई यही अंतर है बेटा, बाकी अंतर कुछ नहीं है। ठीक है ना? यहाँ पर देखें इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन का संचरण देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता था, बाहर की ओर होगा। ठीक है ना? यहाँ क्या होता था कैथोड पर, यहाँ अंदर की तरफ जाता था, है ना? यहाँ अंदर जाता था। यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी बाहर होगा और ये भी अंदर की तरफ। देखो दोनों समान है, बाकी समान है। यहाँ चिन्ह थोड़ा डिफरेंट है। देखो यहाँ एनोड पर कौन सा है, धनावेश है। यहाँ एनोड पर कौन सा है, ऋणावेश है। ठीक है ना? यहाँ पर देखेंगे तो ये ऋणावेश है और ये धनावेश है। ठीक है, धनात्मक विभव। मैंने कहा था ना आपको, ये यहाँ पर क्या होगा, धनात्मक। लोन से हम पता लगा सकते हैं, LOAN, है ना? ये गैल्वेनिक सेल के लिए लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन, एनोड और नेगेटिव, देखो ऋणात्मक विभव उत्पन्न होता है। ठीक है। लेकिन जब हम यस पे देखेंगे, वैद्युत अपघटनीय सेल में देखेंगे तो वैद्युत अपघटनीय सेल में क्या होता है, यहाँ पर धनात्मक विभव उत्पन्न हो जाता है। बस इतना अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। ये देखो यदि हम इलेक्ट्रॉन का संचरण देखेंगे, बाहर है, बाहर अंदर की तरफ यदि देखेंगे तो अंदर आ रहा है, सेम कंडीशन में है। यहाँ पर देखोगे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना? यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है ना? यहाँ रिडक्शन होता है तो यहाँ पे रिडक्शन होता है। तो ये गैल्वेनिक सेल में और विद्युत अपघटनीय सेल में एक ही अंतर है, चिन्ह का अंतर। ठीक है ना? बाकी कोई अंतर इनमें नहीं है। अब इसके बारे में देख लेते हैं किस टाइप से हो सकता है। ये कहता है कि यदि हमारे पास विद्युत कुचालक पदार्थ हो, जैसे कांच हो गया आदि से बना हुआ पात्र। मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक विद्युत कुचालक पात्र लेंगे इस प्रकार से, जो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जैसे माना हम लकड़ी ले सकते हैं, कांच ले सकते हैं, यही तो है विद्युत के कुचालक। ऐसे पदार्थ लेने हमने, उससे बना हुआ एक पात्र लेना है, एक टैंक लेना है। वो कांच से बना हुआ हो सकता है, वो लकड़ी से, लकड़ी वाला कम यूज होता है, लेकिन हम कांच का मान लेते हैं। ठीक है ना? और इसमें क्या करते हैं, देखो जिसमें क्या होगा, जिसमें विद्युत अपघट्य के विलयन को उचित मात्रा में लेकर के विद्युत अपघटन प्रक्रिया की जाती है। यहाँ पर उचित मात्रा में हम क्या लेंगे, विद्युत अपघट्य पदार्थ लेंगे। देखो ये ध्यान रखना, विद्युत अपघटनीय सेल बना रहे हैं, क्या लेंगे, विद्युत अपघट्य पदार्थ। गैल्वेनिक सेल हम बना चुके थे पहले। ठीक है ना? और इसमें ये देखो, इस विलयन में दो धात्विक छड़ें डूबी हुई। माना हमने दो धातु की छड़ें ले ली, एक यहाँ पर ऐसे धातु की छड़ ये ले ली और एक धातु की छड़ यहाँ पर ले ली। ठीक है? दो धातु की छड़ी डूबी होती हैं, जिन्हें तार की सहायता से बैटरी टर्मिनल से जोड़ा जाता है। इनको हम क्या करेंगे, एक बैटरी लेंगे ऐसे, और उस बैटरी टर्मिनल से इनको जोड़ देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, जो धनात्मक बैटरी का जो धनात्मक टर्मिनल है वो इस तरफ जोड़ देंगे, और जो ऋणात्मक टर्मिनल है वो कहाँ जोड़ेंगे, इस तरफ जोड़ेंगे। देखो है तो इसी तरफ, देखो एनोड किस तरफ है, यहाँ पर जो हमारे पास एनोड है वो इस तरफ ही है, वो इस तरफ ही है, और कैथोड क्या है, इस तरफ है। लेकिन अंतर क्या आ गया, यहाँ पर कौन सा विभव उत्पन्न होगा, कौन सा विभव बताया बेटा अभी, विद्युत अपघट विद्युत अपघटनीय जो सेल है, इस पर एनोड पर क्या होगा, कौन सा विभव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव विभव होगा, धनात्मक विभव होगा। पहले उसमें क्या था, गैल्वेनिक सेल में, इसमें ऋणात्मक विभव होता है, और यहाँ पर देखोगे तो ये ऋणात्मक विभव। बस ये अंतर था, बाकी कोई अंतर नहीं। उसमें देखोगे तो वहां ऋणात्मक या नेगेटिव विभव होता है, और यहाँ पॉजिटिव विभव होता है। किसमें, किस वाले में होता है बेटा, ये गैल्वेनिक सेल में। हाँ, और ये कौन सी है, विद्युत अपघटनीय सेल, है ना? देखो इस विलयन के में दो धात्विक छड़ें डूबी होती हैं, और जिन्हें हमने तार की सहायता से बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दिया। तो देखो यदि हम इसको इस प्रकार से जोड़े, ये धात्विक छड़ें क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रोड कहलाती हैं। इनको हम क्या कहेंगे, अब इलेक्ट्रोड कहलाएंगे। ठीक है ना? इन पर कोई आवेश नहीं था, है ना?
वह इलेक्ट्रोड जो बैटरी के धनात्मक सिरे से जुड़ा होता है वो क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है। देखो धनात्मक सिरे से जो जुड़ा है उसे हम क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। जो ऋणात्मक सिरे से जुड़ा होगा उसको क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। तो ये हमने बना दिया वैद्युत अपघटनी सेल, ठीक है ना। ये वैद्युत अपघटनी सेल है। और इनमें क्या होगा, ये क्या कहता है कि जैसे वैद्युत अपघटनी सेल हमारे पास बना हुआ है, दो टर्मिनल जुड़े हुए हैं, ठीक है, बार बार इसलिए बना रहा हूं, याद रहेगा आपको, है ना। और इनको हम बैटरी पे जोड़ेंगे। जो धनात्मक टर्मिनल होगा उसको हम एनोड की साइड जोड़ देंगे, जो ऋणात्मक टर्मिनल होगा उसको कैथोड की साइड जोड़ देंगे। ऋणात्मक एक कैथोड है, साइड वही रहेगी जो पहले वाले में थी। ये क्या है, ये एनोड है। पर केवल एक अंतर है इनके साइनों में, चिन्ह में। ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल, बस उसमें थोड़ा अलग है ना। देखो जब हम क्या करेंगे इसमें, देखो जब विद्युत अपघट्य अवगट्य का विलयन वियोजित होकर के धनायन और ऋणायन में विभक्त हो जाता है। मान लीजिए हमने कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ यहाँ डाल रखा है, और जब वो धनायन और ऋणायन में विभक्त हो जाता है, जैसे कोई धनायन में बन गया, कुछ ऋणायन होगा, विभक्त हो जाता है, तो विलयन का विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यदि हम धनायन और ऋणायन में विभाजित हो गया, हमने क्या किया, पानी में मिलाया इसको, कुछ धनायन बना दिया कुछ ऋणायन बना दिया इसने, है ना। कौन, जो विद्युत अपघट्य पदार्थ हमने इसमें डाला था, कुछ ने धनायन बना दिया कुछ ने ऋणायन बना दिया। तो जैसे हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, जो धनायन होंगे, मान लीजिए धनायन, ये धनायन किस तरफ जाएंगे, ऋणायन की तरफ। देखो यहाँ कैथोड की तरफ जाएंगे, धनायन कहाँ जाएंगे, कैथोड की तरफ। और ऋणायन कहाँ जाएंगे, ये एनोड की तरफ जाएंगे। देखो विपरीत आवेशों की ओर, ठीक है ना। धारा प्रवाहित करने पर विलयन में उपस्थित धनायन और ऋणायन क्या होंगे, विपरीत आवेशों वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं, ठीक है ना। तो सारे के सारे जो धनायन होंगे वो कहाँ जाएंगे, कैथोड की तरफ। जो ऋणायन होंगे वो कहाँ आएंगे, एनोड की तरफ, जैसे इसका विलयन बनेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से इनका गमन होने लग जाता है। अब किस प्रकार से, देखो जो ऋणायन है, मान लीजिए ये ऋणायन है ना, और ये कहाँ हो रहे हैं इकट्ठे, यहाँ पर हो रहा है, धनायन की तरफ हो रहा है। इसका विभव देखेंगे तो ये ऋणात्मक विभव उत्पन्न कर रहा है यहाँ पे, है ना। लेकिन ये क्या करते हैं यहाँ पर, ये क्या करते हैं, ऋणायन एनोड पर पहुंच करके अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, है ना। ऋणायन ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। और जो धनायन है वो कैथोड पर जाकर के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं। और जो यहाँ पर कैथोड पर गए जो धनायन, उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। मान लीजिए कोई भी धनायन है पॉजिटिव चार्ज, उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। मेटल इस टाइप से हम लिख सकते हैं ना, मेटल हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई क्षार है, ठीक है ना। इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्यागते हैं। तो ये ध्यान रखना होगा, इसमें थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस है, ठीक है। इस प्रकार धनायन और ऋणायन क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड पर पहुंच करके निरावेशित या उदासीन कण हो जाते हैं, ये उदासीन कण बना देते हैं, ठीक है ना। और इसको देखो बेटा, यहाँ पर क्या कहते हैं, पुनः परिवर्तित होकर के नए अणु का निर्माण करते हैं, और पुनः परिवर्तित होकर के क्या कर देते हैं, नए अणु का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास ये एक प्रकार का ये है वैद्युत अपघटनी सेल, ठीक है ना। वैद्युत अपघटनी सेल समझ गए होंगे आप लोग। जैसे अब इस यदि हम वैद्युत अपघटनी सेल NaCl का बनाते हैं तो NaCl का इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, गलित NaCl, क्या लेंगे, गलित NaCl। जैसे हमने एक कांच का बर्तन लिया, ठीक है, इसमें हमने क्या डाला बेटा, NaCl, क्या डाला, NaCl। ये क्या है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, विद्युत के द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पर लेंगे, एक दो इलेक्ट्रोड लेंगे, यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड है इस प्रकार से, ठीक है ना। इसको हम बैटरी से जोड़ेंगे, वैद्युत अपघटनी सेल बता रहा हूँ आप लोगों को। इसका धनात्मक टर्मिनल कहाँ जोड़ेंगे बेटा, इसका धनात्मक एनोड में। टर्मिनल कहाँ जोड़ेंगे, कहाँ पर जोड़ेंगे, बताओ एनोड जल्दी में। से। है, कहाँ एनोड पर में जोड़े, सर। एनोड पे, राइट, है ना। इसका जो धनात्मक टर्मिनल है, यहाँ पर हमने पॉजिटिव टर्मिनल लिया और इसको जोड़ा हमने एनोड पर, क्या है ये, एनोड।
जो ऋणात्मक टर्मिनल है वो कहाँ जोड़ेंगे? कैथोड की तरफ। बिल्कुल कैथोड पर, है ना। इस प्रकार से आ जाएगा, एक एनोड पर हो जाएगा, एक कैथोड पर आ जाएगा, दो टर्मिनल को हमने जोड़ दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो क्या होगा, उसका वैद्युत अपघटन होगा। किस प्रकार से होगा, कैसे होना चाहिए? देखो, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये ऐसे बन गया, ये सारे बिखर गए। देखो, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, ऐसे बिखरे हुए हैं, ठीक है ना। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ऐसे बिखरे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं ना, ठीक है ना। तो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो किस तरफ जाएंगे? तो कैथोड की तरफ। कैथोड ने बेटा, यही तो विशेषता है इसकी, क्योंकि और यहाँ ऋण आयन की तरफ। हाँ, ये धनात्मक टर्मिनल ही है, और ये है ऋणात्मक टर्मिनल। तो ये जो हमारे पास क्या होंगे, धना, वहां पर तो क्या होते हैं, एनोड की तरफ जाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो धनात्मक टर्मिनल, जो धनात्मक आवेश होंगे, वो कहाँ जाएंगे, एनोड की ओर जाएंगे। और जो ऋणात्मक आवेश होंगे वो कहाँ जाएंगे, सारे कैथोड की तरफ जाएंगे। उल्टा हो गया, जी सर। किस तरफ जाना चाहिए? सर जो प्लस चार्ज है फिर वो नेगेटिव की बिल्कुल, तरफ जाए, फिर बिल्कुल, कैथोड की बहुत तरफ। सुंदर, सो नहीं रहे हो उसका मतलब, ठीक है ना। प्लस चार्ज कहाँ जाएंगे, हमेशा कैथोड की तरफ। जो मैंने आप लोगों को कंफ्यूज कर दिया था, ठीक है ना। कहाँ जाएंगे, ये देखो, धनात्मक आवेश कहाँ जाएंगे, कैथोड की तरफ। और जो ऋणात्मक आवेश है वो कहाँ जाएंगे, एनोड की तरफ। और जो एनोड पर जाएंगे वो क्या करेंगे, जो ऋणात्मक आवेश एनोड पर गए, उन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया, यहाँ त्याग कर दिया, यानी कि Cl बना दिया और एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या कहलाता है, तरफ से। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण जी सर। कहलाता है बेटा, ऑक्सीकरण, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण, याद रखो बार बार, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये सोडियम पॉजिटिव यहाँ चले गया, कैथोड पर गया। यहाँ पर क्या हुआ, कैथोड पर Na पॉजिटिव गया, उसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रोसेस क्या कहलाती, रिडक्शन। अब रिडक्शन हो जाएगा, है ना। जिसको हम अपचयन कह सकते हैं। ये सोडियम देखो उदासीन हो गया, सोडियम पॉजिटिव था, अब सोडियम बन गया। तो यहाँ पर सोडियम इकट्ठा हो रहा है और यहाँ पर क्लोराइड आयन क्लोराइड इकट्ठा हो रहा है ना। इस प्रकार से देखो यहाँ पर, तो ये जो गलित अवस्था में क्या होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाएगा, ठीक है ना। इस गलित अवस्था में क्या होगा, विद्युत धारा जैसे हम प्रवाहित करेंगे, तो Na पॉजिटिव कहाँ जाएगा, कैथोड पर, और जो Cl नेगेटिव होगा वो कहाँ जाएगा, एनोड पर, ठीक है ना, एनोड की ओर गमन करता है। ये ध्यान रखना, जो मैंने पहले बताया था उसका ध्यान रखना, उसका विपरीत हो जाएगा, है ना। कैथोड पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, सोडियम सॉलिड बना देगा, और सोडियम क्या हो रहा है, अपचयित होकर के सोडियम बना देगा, इस रूप में आ जाएगा, है ना। और एनोड पर क्या क्रिया हो रही, एनोड पर एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, यानी कि ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है। और दोनों जो क्लोरीन है, देखो एक क्लोरीन और दूसरा जो क्लोरीन है, ये आपस में मिलकर के यहाँ क्या होगा, क्लोरीन गैस निकलेगी। तो ये हमारे पास क्लोरीन बनाने की विधि हो सकती है, Cl2। देखो क्लोरीन बन रहा है कि नहीं बन रहा एनोड पर, ऐसे करके बना सकते हैं। यानी कि दो पदार्थों को अलग अलग करने के लिए विधि, विद्युत अवकटन विधि का प्रयोग किया जा सकता है ना। तो इस प्रकार से देखो, क्लोरीन जो है ऑक्सीकृत होकर के Cl2 गैस बनाता है, और कैथोड पर क्या होगा, सोडियम, ठीक है ना, सोडियम जमा हो जाएगा, और एनोड पर क्या होगा, क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। यह प्रक्रम क्या कहलाएगा, वैद्युत अपघटन कहलाएगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस जिसको हम कहते हैं। ये इस प्रकार से हम कर सकते हैं बेटा। जैसे अनेक सक्रिय धातुएं हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इनके लिए जो है उपयुक्त अपचायक उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसका हम क्या करते हैं, किसके द्वारा किया जाता है, रासायनिक विधि द्वारा, इनका कौन सा, वैद्युत अपघटनी विधि द्वारा इसका सेपरेशन भी किया जाता है, निष्कर्षण किया जा सकता है। माना सोडियम क्लोराइड हमारे पास है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, सोडियम क्लोराइड में हमने क्लोरीन को अलग करना है और सोडियम को अलग करना है, तो हमारे पास वैद्युत अपघटनी विधि है। कौन सी विधि है, वैद्युत अपघटन विधि।
उसके द्वारा हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये है बेटा, अब आता है इसके बाद फैराडे के नियम। फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम इसी से संबंधित है। ठीक है ना, तो फैराडे ने क्या किया, देखो फैराडे ने कहा, फैराडे के दो नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों नियम। ठीक है ना, इनको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा बेटा, और बहुत सरल भी है, ऐसा कोई कठिन नहीं है, ये काफी इंपॉर्टेंट परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ठीक है ना, यहाँ फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम, अपघटन मात्रात्मक पक्ष का अध्ययन किया इसने। किसका? मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव, और इसने दो नियम प्रतिपादित किए। तो फैराडे के नियम किससे संबंधित है? किसी भी पदार्थ के मात्रात्मक पक्ष को का अध्ययन करने के लिए। ठीक है ना, मान लीजिए हमने क्या किया, वैद्युत अपघटन की क्रिया करवाई। ठीक है ना, और ये क्या कहता है कि कितना आवेश दें, माना हमने क्या किया, आवेश दिया, कोई हमने वैद्युत अपघट्य पदार्थ लिए और उसमें आवेश दिया, क्या दिया बेटा, आवेश दिया, तो कितनी मात्रा में पदार्थ जमा हो जाएगा, ये ध्यान रखना है ना। इसके दो नियम है कि हम कितनी मात्रा में आवेश देंगे और कितनी मात्रा में वहां पदार्थ जमा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये अध्ययन उन्होंने किया। तो ये बताओ मुझे कि फैराडे ने किस प्रकार का, किसके लिए नियम दिया था, मात्रात्मक अध्ययन के लिए, है ना। तो पहला नियम देखो, पहला नियम आप समझेंगे, ध्यान से सुनना, कि जो फैराडे का वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम है वो क्या कहता है। देखो, जो फैराडे का प्रथम नियम है, ये कहता है कि विद्युत अपघटन के दौरान, किसके द्वारा, विद्युत अपघटन के दौरान किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा। ठीक है ना, मान लीजिए ये देखो हमारे पास ये वैद्युत अपघटन की क्रिया हो रही है, और वैद्युत अपघटन की क्रिया में हमने, चलो मान लीजिए क्या लिया, NaCl लिया, क्या लिया बेटे इसमें, NaCl लिया, मान लीजिए हमने क्या लिया, सोडियम क्लोराइड लिया। सोडियम क्लोराइड क्या है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, क्या है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। ठीक है, क्या है बेटा इस साहिल, सोडियम क्लोराइड क्या है, साहिल सोडियम क्लोराइड क्या है बेटा, राहुल तुम बताओ बेटा। सर वैद्युत अपघट्य। आयुष तुम बताओ। सर वैद्युत अपघट्य पदार्थ। दिव्या बताओ बेटा, सोडियम क्लोराइड क्या है, दिव्या। काजल। NaCl वैद्युत अपघट्य पदार्थ है सर। बिल्कुल है, वैद्युत अपघट्य है ना। कृष्णा। वैद्युत अपघट्य पदार्थ सर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। बिल्कुल, त्याग तो बाद में करेगा बेटा, है ना। देखो प्रियांशी, सोडियम क्लोराइड क्या बेटा, वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। बिल्कुल। शिक्षा, शिक्षा बताओ बेटा। सुषमा। सर वैद्युत अपघट्य पदार्थ। वंदना। सर वैद्युत अपघट्य पदार्थ। शिक्षा और दिव्या ने नहीं बताया। सर वैद्युत अपघट्य पदार्थ। दिव्या। वैद्युत अपघट्य पदार्थ। तुम सो रहे हो क्या, साहिल बताओ बेटा। ये देखना है, ठीक है, सोना नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, हमने क्या लिया, यहाँ पर NaCl एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ लिया। अब फैराडे का नियम क्या कहता है, फैराडे ये कहता है, देखो, कि जो विद्युत अपघटन के दौरान किसी इलेक्ट्रोड पर, अब मान लीजिए देखो, यहाँ हमने NaCl लिया, Na क्या जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव टर्मिनल्स है ना, ये नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ हमने बैटरी जोड़ी हुई, ये क्या क्या रखा हमने, बैटरी जोड़ रखी। तो ये कहता है कि मान लीजिए यहाँ पर सोडियम किस तरफ जा रहा है, इस तरफ, और ये क्लोराइड आयन इस तरफ आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्लोरीन निकलेगी, तो कितनी मात्रा में क्लोरीन निकलेगी, उसकी मात्रा कितनी होगी,
तो मात्रा को बताने वाला कौन है? फैराडे है। यहाँ पर सोडियम कितनी मात्रा में यहाँ पर जमा होगा, है ना, कि जितना हम आवेश देंगे उसके हिसाब से कितना जमा होगा, यहाँ पर कितनी मात्रा में जमा होगा। हमने हमने क्या किया, इसका वैद्युत अपघटन किया, लेकिन कितनी मात्रा में जमा होगा सोडियम यहाँ पर। तो उसके लिए उसने कहा, देखो विद्युत अपघटन के दौरान किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा, देखो पदार्थ की मात्रा कितनी है ना, प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के, जो यहाँ पर प्रभावित होने वाली क्या होगी, विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी कि जितनी अधिक मात्रा में हम क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रभावित करेंगे, उतनी अधिक मात्रा में सोडियम यहाँ इकट्ठा होगा, क्लोरीन गैस निकलेगी। और किस मात्रा में निकले, किस प्रकार से निकलेगी, W इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। जितना हम आवेश देंगे, जितने हम विद्युत धारा देंगे, उतनी अधिक मात्रा में क्या होगी, यहाँ पर उस पदार्थ की मात्रा जमा हो जाएगी, है ना। तो ये पहला नियम था उसका, ठीक है ना, जहां पर क्या है, W इज इक्वल टू क्या है, मुक्त पदार्थ का भार है ग्राम में, कितनी मात्रा होगी, और Q है, ये आवेश है। तो Q इज इक्वल टू हमें पता भी है, जो Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है, ठीक है ना, I एम्पियर होता है और T सेकंड होता है। यानी कि धारा कितने समय तक हमने प्रवाहित की, तो Q हो जाएगा, आवेश हो जाएगा, ठीक है ना। तो जितनी अधिक मात्रा में हम क्या करते हैं, इसका नियम है कि विद्युत अपघटन के दौरान, इसको वैसे लिखना बेटा, ठीक है ना, इसको हम क्या लिखेंगे, विद्युत अपघटन के दौरान किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। ये है पहला नियम, और इसको यहां से यहां तक लिखना ही है, साथ साथ में ये भी लिखना है, W इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ये फॉर्मूला है इसका। बस इतना लिखोगे तो आपको पूरा नंबर दिया जाएगा, ठीक है ना। और Q इज इक्वल टू I इंटू टी आपको पता है, ठीक है। ये देखो, अब हम क्या निकाल सकते हैं, देखो जो टोटल मात्रा है, ये तो हमने क्या निकाल दी, इसके लिए फॉर्मूला निकाल दिए, इसको आगे भी बढ़ाया सकता है। यानी कि जो W इज इक्वल टू हमारे पास आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, Z I T भी होगा। Z क्या है, कांस्टेंट, देखो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q हुआ, है ना, और Q इज इक्वल टू हमें पता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q बराबर होता है I इंटू टी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी, है ना। और यहाँ इस प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाना हो तो W इज इक्वल टू Z I T। Z हमने क्या ले लिया, Z क्या है, एक नियतांक है, कांस्टेंट है। तो इस प्रकार से ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो हमारे पास ये प्रथम नियम कंप्लीट होता है, पहला नियम कंप्लीट होता है। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एक और परिभाषा आप लोगों को पूछी जा सकती है, वो पूछी जा सकती है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या पूछा जा सकता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कहता है कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाते हैं। तो सिंपल चीजें हैं, हमने क्या करना है, कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ है, मान लीजिए किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ में, ये देखो विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन में 1 एम्पियर विद्युत धारा, कितनी, 1 एम्पियर विद्युत धारा और 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर जो क्या होंगे, माने ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, ये इलेक्ट्रोड है बेटा, इन पर जो मुक्त हुए पदार्थ की जो मात्रा है, उस पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। उस पदार्थ का क्या कहलाएगा, रासायनिक तुल्यांक कहलाएगा। तो ये ध्यान रखना है। इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट खींच लो बेटा, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। इसको इसी रूप में लिखना है। एक तो यह फैराडे के प्रथम नियम की डेफिनेशन यहाँ था, ठीक है ना, और इसके साथ साथ ये भी लिखना जरूरी है, ये है ना, ये, और उसके बाद लास्ट ये वाले पोर्शन, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको याद रखना है, क्लियर। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद है बेटा दूसरा नियम। दूसरा नियम मैं कल बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है।